दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। उस पाकिस्तान के बारे में जो 1947 के बाद भारत से भी बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, उस पाकिस्तान के बारे में जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उस पाकिस्तान के बारे में जो कभी पाकिस्तान भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी 1947 में बिछड़ गया। और उस पाकिस्तान के बारे में जो 2023 में आर्थिक एवं वित्तीय संकट से गुजर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही गहरे संकट में है और उस पर कंगाल होने की खतरा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पूरा पाकिस्तान बर्बाद होने की चेतावनी दे दी है। दोस्तों, जब पाकिस्तान के पास इकोनॉमी बड़ी थी तो पाकिस्तान के साथ बहुत लोग थे, लेकिन अब उसके सामने कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, 1947 में जो इकोनॉमी पाकिस्तान की थी वो आज भारत से क्या इतनी कम हो गई है कि आज उसको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका रीज़न क्या है? तो हम 1947 से 2023 तक बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ी और वापस इतनी कम हो गई कि आज उसको ये सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने फुल केस स्टडी के तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो सबको पता है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। विदेशी मुद्रा है वो तो ख़त्म ही हो गई हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और वहाँ तक बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। लोग रोटी रोटी की मांग कर रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से भी अच्छी स्थिति में थी। चाहे कोई भी सेक्टर हो वो भारत से ज़्यादा ही था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे कर्ज के बोझ से नीचे दबता गया। तो चलिए 1947 से बात करते हैं, जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान पर कोई कर्ज नहीं था। दोस्तों, 1947 में जो बंटवारा हुआ उसमें 17% राजस्व पाकिस्तान का था और सेना का 35% हिस्सा मिल गया। दोस्तों, बंटवारे के समय पाकिस्तान के सिर पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं था। दोस्तों, उस वक्त $1 के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमत 3.31 रुपये थी। जी हाँ दोस्तों, $1 के मुकाबले 3.31 रुपये और पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़। दोस्तों, जिस तरह भारत आज आए हुए शरणार्थियों को शरण दे रहा है, वही पाकिस्तान भी शरणार्थियों को शरण दे रही थी। दोस्तों, लेकिन उस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ी कैसे? तो उसका प्लस पॉइंट था उसका एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि खेती। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले अच्छी उपजाऊ जमीन थी और कई प्रमुख नहरें भी पाकिस्तान के हिस्से आ गई थी बंटवारे के समय। दोस्तों, अक्टूबर 1948 में एक दिन आया जब पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शुरुआत हो गई। दोस्तों, जैसा कि बता दें, 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन थी और विकास दर 1.8% दर्ज की गई। लेकिन 1952 में हुए कोरियन युद्ध ने पाकिस्तान में फलने फूलने का पूरा मौका दिया व्यापार वर्ग को। दोस्तों, पाकिस्तान को अब इकोनॉमी का सामना करना पड़ा। क्योंकि उस वक्त की अस्थिर सरकारें थी। कब क्या तख्ता पलट हो जाता कुछ भी पता नहीं। किसका कितना कार्यकाल है इसका सबका वहाँ कुछ पता ही नहीं। लेकिन फिर साल 1958 में सेना ने पाकिस्तान की सियासत पर पूरा कंट्रोल कर लिया, यानी कि पाकिस्तान पर पूरा मिलिट्री कंट्रोल हो गया। अब पाकिस्तान को यानी कि अयूब खान को पाकिस्तान का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया। लेकिन जैसा कि बता दें, किसी का कार्यकाल नियुक्त नहीं था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसके कुछ वक्त बाद ही अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और यही थी गवर्नमेंट की अस्थिरता। दोस्तों, अयूब खान ने पाकिस्तान के समय नए सिरे से ग्रोथ शुरू की क्योंकि वो अब वहाँ का राष्ट्रपति था। दोस्तों, 1958 से 69 के बीच जब अयूब खान राष्ट्रपति था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट 5.82% हो गया और इस प्रकार से पाकिस्तान में कई सुधार देखने को मिले और दक्षिण एशिया के किसी भी देश के मुकाबले, यानी कि साउथ एशिया के मुकाबले, पाकिस्तान 3 गुना तेजी से विकास कर रहा था। दोस्तों, अयूब खान ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर 17% और 6% रेस्पेक्टिवली ध्यान दिया और उसको बढ़ाया। दोस्तों, पाकिस्तान बढ़ तो रहा था, लेकिन इस ग्रोथ का फ़ायदा हर वर्ग को नहीं मिल रहा था। जो वहाँ के लेबर क्लास के लोग थे उनका काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया और यही कारण था कि पाकिस्तान से एक अहम हिस्सा यानी कि बांग्लादेश बिछड़ गया। बांग्लादेश के बिछड़ने के बाद 1965 के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने लगा।
अयूब खान के वक्त पाकिस्तान और ग्रोथ कर लेता, लेकिन 1965 की जंग ने उसको पीछे धकेल दिया। 1960-1965 में जो 3 गुना तेजी से विकास कर रहा था, जंग के बाद इसकी ग्रोथ में अगले 5 साल में 20% की गिरावट आ गई। फिर आया 1971 का साल, यानी कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। इसके चलते पाकिस्तान को भारी इकोनॉमिक गिरावट देखने को मिली, यानी कि ग्रोथ रेट पहुंच गई 0.47%। अब आया जुल्फिकार अली भट्टो का दौर। दोस्तों, जो भट्टो थे उनका झुकाव सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था, यानी कि जो जमीन हो वो बराबर हो, पैसा हो वो भी बराबर हो, और इकोनॉमी प्रदान करे तो वो भी बराबर। इसके चलते भुट्टो ने कई ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त पाकिस्तान के लिए गलत थे। दोस्तों, भुट्टो ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, बीमा सेक्टर और कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे उद्योगों का बहुत भारी नुकसान हुआ। इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, और यही थी वजह कि ओवरऑल ग्रोथ जो 1960 के दशक में 6.8% सालाना थी, वो 1970 के दशक में कम होकर 4.8% सालाना पर आ गई। और जब 1977 में जुल्फिकार अली भट्टो को सत्ता से बेदखल किया गया, उस वक्त पाकिस्तान का जीडीपी 15.13 बिलियन था। फिर आया जिया उल हक का दौर, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। इसमें पाकिस्तान ने तरक्की तो की, लेकिन अपने दम पे नहीं, बल्कि बाहरी मुल्कों की मेहरबानी के बल पर। सितंबर 1978 में जिया उल हक राष्ट्रपति बन गए और 17 अगस्त 1988 में प्लेन क्रैश से अपनी मौत तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, पाकिस्तान 1950 में ही IMF से जुड़ चुका था, पर 1958 में उसने पहली बार IMF से $2.5 करोड़ का कर्ज लिया था, और 1965 से 1980 तक करोड़ों डॉलरों का कर्ज ले चुका था। दोस्तों, जिया उल हक के दौर में सेना पर खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और सरकारी खर्चों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इसके चलते 1988 में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज $290 मिलियन पहुंच गया, और उनकी मौत के बाद अब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया, और 1996 आते आते पाकिस्तान का कर्ज $900 बिलियन पार कर चुका था। लेकिन उस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ मामलों में भारत से बेहतर थी, और 1992 में 20 लाख पाकिस्तानी विदेशों में काम कर रहे थे, जिसके चलते विदेशी मुद्रा का पाकिस्तान में तेजी से फ्लो हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ जब पाकिस्तान IMF जैसी संस्थाओं के सामने रेंगने लगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने टैक्स में बढ़ोतरी की और जनता पर महंगाई का बोझ पड़ना शुरू हो गया। फिर आया साल 1998 जब पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया। यही थी गलती, और उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। G8 समूह में, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 समूह में शामिल देशों ने पाकिस्तान पर कई तरह की व्यापारिक पाबंदियां लगा दी, और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी तगड़ा झटका लगा। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ऐसे ही काफ़ी ख़राब थी, बाकी बच्ची खुची कसर करगिल ने युद्ध ने पूरी कर दी। फिर अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ जिसने पाकिस्तान को फिर से फंजिंग में दे दी। वो घटना थी 9/11 का आतंकी हमला। अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, और पाकिस्तान की किस्मत फिर से चमक उठी। पाकिस्तान में फिर से पैसा फ्लो होने लगा था, और अब 17% से 23% बढ़कर GDP हो गया। सिर्फ 2002 की बात करें तो अमेरिका ने $11 बिलियन पाकिस्तान को भेजी, और धीरे धीरे पाकिस्तान की GDP 5% से ज़्यादा की दर से बढ़ रही थी। दोस्तों, 2007-8 में यूसुफ रजा गिलानी की सरकार ने IMF से फिर से $7.6 बिलियन का कर्ज ले लिया। फिर आया 2010 का समय, जब बाढ़ से पाकिस्तान चरमरा गया, और उस बाढ़ ने कृषि सेक्टर और बुनियादी ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। 2013 में पहली बार डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 100 के पार चला गया। ये 108 रुपए को स्तर को छू गया। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान की हालत सुधरती दिखी, लेकिन चीन और बाकी देशों से लिया गया और IMF से लिया गया कर्ज पाकिस्तान को खोखला अंदर से अंदर कर गया। दोस्तों, 2018 में इमरान खान की सत्ता संभालते ही अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, और अब आया 2018 का समय, जब कोरोना महामारी ने पाकिस्तान को बची कुची उम्मीदें भी बर्बाद कर डाला। ये समय था जब पाकिस्तान का GDP माइनस में चला गया, और नाकाम इमरान खान ने देश को भीषण कर्जे में डुबो दिया। अब शहबाज शरीफ भी डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए जेनेवा से $10 बिलियन का कर्ज लेकर लौटे हैं। लेकिन इसके पीछे दोष किसका है ये तो किसी का भी नहीं पता, हुक्मरानों का, पाकिस्तानी फौज का, आतंकवादियों का। और दोस्तों, अब आया 2023 का समय, जब पाकिस्तान पूरा का पूरा कंगाल हो गया। अब तो पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ यानी कि मिलिट्री एक्सपर्ट भी कहते हैं कि एटम बम बेच दो। जी हाँ दोस्तों, अब वो न्यूक्लियर बम यानी कि अब अपने वेपन्स को बेचने में लगे हैं।
अब आ गया है सेल का समय। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये सुनिए। ये है मिलिट्री एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान की, और दे रहे हैं पाकिस्तान को एक अच्छा खासा सुझाव। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे ये भी पाकिस्तान को लुटवाने में लगे हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि आने वाले अगले वीडियो में, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको पता लग गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पर था और क्या है इसकी सच्चाई। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।